नमस्कार दोस्तों, मैं सव्यसाची त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल IIT में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, वो मेरी बेसिक वीडियो थी। अब हम आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। अराउंड 14 टाइप पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 6 टाइप पे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बचे हुए जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो 6 टाइप्स हैं, इसमें 5th वाला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स थोड़ा सा ट्रिकी है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका कुछ भी स्किप ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट ये जो 14 टाइप्स हैं आपको 14 डायरेक्शन देते हैं सोचने के। हो सकता है थोड़ा सा और मैनिपुलेशन हो। ऑब्वियसली आईटी का एग्जाम है, ऐसा तो नहीं होगा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी है, बी और सी की वैल्यू देगा, ए की वैल्यू निकालनी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। आईटी का एग्जाम है, थोड़ा तो मैनिपुलेट करेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली रीजनिंग डेवलप करते हैं, ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करते हैं। इसके बेसिस पे आप जो फर्दर ड्रामा होने वाला एग्जाम में वो आप डील कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो पहला टाइप ये है कि ऑलवेज इंक्लूडिंग पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हम अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, परमिटेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ऑलवेज इंक्लूडिंग पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिलेक्शन, तो कहने का मतलब ये है कि एन में से अगर मुझे आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लेकिन पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट 100% आनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा भाई? पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का मैं एक क्लस्टर बना लेता हूं, ठीक है। इस क्लस्टर को 1 यूनिट मान लेता हूं कि ये तो मेरा ग्रुप आएगा ही आएगा। तो बच गए कितने? n माइनस पी बच गए, और प्लस 1 यूनिट, ये वाली यूनिट n माइनस प्लस पी प्लस 1, इतने ऑब्जेक्ट्स मेरे बच गए। सेलेक्ट कितने करने हैं? इस आर में से पी तो मैं सेलेक्टेड मान लूं, क्योंकि इसको तो सेलेक्ट करना ही करना है एज पर क्वेश्चन। तो मैं बचे हुए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, तो वो कितने हुए? आर माइनस पी। यहां पे कितना हुआ? आर माइनस पी, यानी कि कॉम्बिनेशन आर माइनस पी, ठीक है। एन माइनस पी प्लस 1 कॉम्बिनेशन आर माइनस पी, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। सेकेंड पार्ट में आते हैं कि ऑलवेज एक्सक्लूडिंग पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इन ए सिलेक्शन। अगर पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नहीं आए, इस बात को इंश्योर करना हो, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? करते हैं, बहुत ऐसा भी नहीं है। हमें क्या करना होगा कि इन पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को निकाल के बाहर फेंक देना होगा। तो बच गए कितने मेरे पास? n माइनस पी। इस बार प्लस 1 नहीं करना है, क्योंकि हम इसको क्लस्टर बना के 1 यूनिट बना के ऐड नहीं कर रहे हैं, हम p को निकाल के बाहर कर दे रहे हैं। n माइनस पी बचा, और सेलेक्ट कितने करने हैं? r माइनस पी नहीं, r सेलेक्ट करने हैं। हमको कितने सेलेक्ट करने हैं? r सेलेक्ट करने हैं, यानी कि n माइनस पी ऑब्जेक्ट्स में से हमको r सेलेक्ट करने हैं, p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 5 बॉयज टीम कैन बी मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 11 बॉयज सो दैट अ पार्टिकुलर बॉय विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड? टोटल कितने बच्चे हैं? 11। सेलेक्ट कितने करने हैं? मुझे 5, ठीक है। मुझे कितने करने हैं? सेलेक्ट करने 5। एक बच्चा जो 100% आना चाहिए, ठीक है। किसी बड़े पॉलिटिशियन का बच्चा होगा, इसको तो लेना ही लेना है, ऊपर से सिफारिश आई है। तो हम क्या करेंगे? एक बच्चा मेरा सेलेक्ट हो गया, बात खत्म। बच गए कितने? 10 बच्चे बचे क्लास में, उनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 5वां तो मेरा बैठा हुआ है, सिफारिश वाला है ना। तो 10C4 विल बी द आंसर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 9 8 7, फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, और नीचे 4 3 2 1, ठीक है। 4 2 जा 8 गया, 3 3 जा 9, 30 इंटू 7 210। तो 210 वेज हैं कि मैं 11 में से 5 की टीम कैसे बनाऊंगा कि एक बच्चा सिफारिश वाला हर बार आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अ पर्टिकुलर बॉय विल नेवर बी इन द टीम। ये एक बच्चा जो बदमाश बच्चा है, जिसको कॉलेज से रस्टिकेट किया हुआ है, भाई इसको नहीं लेना है, ठीक है। टीम कैसे ही बनेगी? ये बच्चा नहीं आना चाहिए। तो ये जो बिगड़ा हुआ मेरा बच्चा है ना, इसको एक्सक्लूड कैसे करेंगे कि मैंने 11 में से एक बच्चा निकाल दिया, तो बच गए मेरे 10। उसमें से मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं?
टीम बनेगी 5 की, तो 10 में से मुझे 5 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 10, 9, 8, 7, 6 अपॉन 5, 4, 3, 2। ठीक है, 5 2 जा 10 गया, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 42 इंटू 6, 252 वेज। 252 वेज होंगे कि एक बच्चा मेरा 100% नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो बिगड़ा हुआ बच्चा है मेरा। आते हैं थर्ड वैरायटी पे कि हम इस बार देखो हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि ऑलवेज इंक्लूडिंग पी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन अरेंजमेंट। पी ऑब्जेक्ट्स हर बार अरेंजमेंट में आए, यानी कि मुझे एन में से आर का अरेंजमेंट बनाना है। इस तरह से बनाना है, कंडीशन क्या है कि पी ऑब्जेक्ट्स हर बार मेरे अरेंजमेंट में आए। पी ऑब्जेक्ट्स वो बच्चे जो सिफारिश वाले हैं, उनको हर बार लेना है मुझे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेसिक फंडा वही है। अरेंजमेंट में देखो दो तरीका होता है। एक तो तरीका मैंने पहले बताया था कि जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, जो सबसे बेसिक स्टार्ट होता है वो ये होता है कि भाई एन ऑब्जेक्ट्स में से मुझे अगर आर को परमिटेट करना है, यानी कि अरेंज करना है, तो मैं 8 सीट्स बना लूंगा। पहली सीट पे मेरे पास n ऑप्शंस हैं, दूसरी सीट पे n-1 ऑप्शन है, तीसरी सीट पे n-2 ऑप्शन है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा n इंटू n-1 n-2 कहाँ तक, n-r+1 तक। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लास्ट वीडियो जाके देखो, उसमें आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम लोग परमिटेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि NPR कर दें, उसी तरीके को हमने NPR फॉर्मूला में कन्वर्ट किया था। तीसरा जो तरीका होता है कि पहले तो मैं सेलेक्ट कर लूं, फिर मैं उसको परमिटेट कर दूं। ठीक है, पहले तो मैं सेलेक्ट कर लूं, फिर मैं उसको अरेंज कर दूं। अरेंजमेंट अगर आर ऑब्जेक्ट को म्यूचुअली अरेंज करना हो तो हमारा फैक्टोरियल आर तरीका होता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम आते हैं, पहले हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको परमिटेट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि टोटल पी ऑब्जेक्ट्स है, आर ऑब्जेक्ट्स मुझे परमिटेट करने हैं, यानी कि मेरे पास पी ऑब्जेक्ट्स हर बार आना चाहिए। यानी कि मैं पी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है मेरे पास, एक ये पी ऑब्जेक्ट मेरे फिक्स हो गए, भाई ये पी ऑब्जेक्ट आने चाहिए। बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने हुए, n-p, उसमें से मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं, r-p। ठीक है, यानी कि ये p तो मेरे सेलेक्टेड है, बच गए r-p मुझे सेलेक्ट करने हैं n-p में से। इसको प्लस इसको मिला के मेरा कॉम्बिनेशन बनता है, और ये टोटल ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे r-p और प्लस p ऑब्जेक्ट, यानी कि r ऑब्जेक्ट्स, इनको म्यूचुअली परमिटेड कितने तरीके से करेंगे, इनटू फैक्टोरियल r। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं कि मैंने n ऑब्जेक्ट्स में से p तो पहले ही सिलेक्ट कर दिया, तो p को निकाल के बाहर कर दिया। भाई इससे हमें बात नहीं करनी, हमें बचे हुए कितने हैं, n-p में से मुझे r-p सेलेक्ट करनी है। r-p इसलिए सेलेक्ट करनी क्योंकि p मेरे पहले सेलेक्टेड है, तो r-p में मैं p ऐड करूंगा तो बेसिकली मेरा r ऑब्जेक्ट ही मेरे सेलेक्ट हो रहे हैं, r ही सेलेक्ट करने। n-p c r-p तरीके से मैं पहले सेलेक्ट करूंगा, फिर टोटल ऑब्जेक्ट्स मेरे कितने हुए, r-p प्लस जो p ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो मेरा एक हुए, टोटल ऑब्जेक्ट्स मेरे कितने हुए, r ऑब्जेक्ट्स। अब इन r ऑब्जेक्ट्स को मैं परमिटेट कैसे करूंगा, म्यूचुअली अरेंज कैसे करूंगा, फैक्टोरियल r तरीके से। ये फैक्टोरियल r कैसे आ रहा है ये समझना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन की बेसिक्स की वीडियो देखो, जिसमें मैंने ये सारे फंडे क्लियर किए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखो। तो ये मेरा तरीका हुआ n-p c r-p इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे चूज करना चाहूं कि ऑलवेज एक्सक्लूडिंग p ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन अरेंजमेंट, यानी कि p ऑब्जेक्ट्स मुझे हर बार एक्सक्लूड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, p ऑब्जेक्ट्स एक्सक्लूड करना है, p ऑब्जेक्ट को मैंने डब्बे में डाल दिया, भाई तुम बाहर चलो। ठीक है, बच गए कितने मेरे, n-p। इन p ऑब्जेक्ट्स को डब्बे में डाल दिया कि भाई सिलेक्शन में इनकी साया भी ना पड़े, इनका परछाई भी ना आए, तो n-p बचे। उसमें से मैंने सेलेक्ट किए कितने, r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, और उन r ऑब्जेक्ट्स को परमिटेट कर दिया फैक्टोरियल r तरीके से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ n-p c r इंटू फैक्टोरियल r।
इसमें से एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो चीज याद करने की या दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि हम प्रोसेस क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल सो दैट ए एंड एन आर ऑलवेज कम, ए एंड एन नेवर कम इन द वर्ड। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रायंगल TRIANGLE, कितने वर्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरे 8 वर्ड्स हुए। 4 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें से ए एंड एन यानी कि 2 तो मेरे सेलेक्टेड है, ए और एन तो मेरे सेलेक्टेड हैं कैसे भी करके। तो बच गए मेरे पास कितने? 6 बच गए, और 6 में से मुझे कितना 4 लेटर वर्ड बनाना है? 2 लेटर मेरे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो 6C, 6 में से 2 और सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 6C 2, और ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये मेरा टोटल कॉम्बिनेशन बन गया। अब मैं इसको कितने तरीके से परम्यूटेट कर सकता हूं? टोटल 4 लेटर वर्ड है, इनटू फैक्टोरियल 4 कर दूंगा, तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 6 यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ गया, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 और 1 तो नीचे से कट जाएगा, तो ये हो गया 360 वेज। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना भाई, अगर हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो अच्छे से क्रिटिकल कमेंट लिख के दे देना कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। ठीक है, ताकि मैं उसको ठीक करूँ। ठीक तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैंने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए एंड एन विल नेवर कम। अब अगर मैं ए एंड एन विल नेवर कम करूं तो मैं ए एन इन दोनों को उड़ा दिया, अब बच गया मेरे, इन्हीं में मुझे वर्ड बनाने हैं लॉजिकली देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स में से मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, यानी कि 6C4 चूज किया, और इन चारों को म्यूचुअली फैक्टोरियल 4 तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। तो ये भी वही आएगा, वही आएगा आंसर, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा। तो दोनों केस में मेरा आंसर सेम ही आएगा। ए एंड एन आर ऑलवेज कम, ए एंड एन विल नेवर कम इन द वर्ड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टाइप में कि P पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज टुगेदर इन द अरेंजमेंट। अगर P पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमेशा टुगेदर ही रहना है तो हम क्या करें? अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना, इसमें टुगेदरनेस वाली बात नहीं थी। जैसे कि हमने ट्रायंगल वर्ड की बात की थी, मुझे 4 लेटर वर्ड बनाने थे और मुझे पता था कि ए और एन हमेशा आनी चाहिए, ए और एन हमेशा आना चाहिए। तो अगर मैं एक वर्ड बनाता हूं AINL, 4 लेटर वर्ड, ए और एन आए, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है कि ए और एन टुगेदर है। ये देखो बाइफर्केटेड है। ये भी एक कॉम्बिनेशन पिछले वाले क्वेश्चन में हमें मतलब रहा होगा, AINL भी रहा होगा, NIAL भी रहा होगा, ANIL भी रहा होगा। वो सारे कॉम्बिनेशन जो है पिछले वाले क्वेश्चन में थे, यानी कि ए और एन सेलेक्ट होंगे इसकी बात हुई थी, लेकिन टुगेदर होंगे इसकी बात नहीं हुई थी। अगर हम ये बोलें कि भाई P पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे कि यहीं पे ए और एन टुगेदर भी होंगे, तो फिर क्या ड्रामा क्रिएट होगा उस पर बात करते हैं कि P पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज टुगेदर इन द अरेंजमेंट। इस केस में मेरे पास पहली बात तो P पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हमेशा सेलेक्ट होंगे, तो बच गए मेरे पास N-P ऑब्जेक्ट्स हुए, और उसमें से मेरे को सेलेक्ट करने हैं R-P। अब ये R-P को हम एक अलग अरेंजमेंट करेंगे, P वाले मेरे एक अलग क्लस्टर में है। ठीक है, ये P ऑब्जेक्ट्स को हम फैक्टोरियल P तरीके से अंदर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये रहेंगे हमेशा साथ में। ठीक है, तो ये हमेशा साथ में रहेंगे, फैक्टोरियल P तरीके से इनको हम परम्यूटेट कर सकते हैं, और बचे हुए R-P को फैक्टोरियल R-P तरीके से हम परम्यूटेट कर सकते हैं।
तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर कि n माइनस पी सी आर माइनस पी फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल आर माइनस पी। ठीक है, इस तरीके से हम p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को ना कि सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, उनको हम परमिटेट भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर हम ये बोलना चाहें कि p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज सेपरेटेड इन द अरेंजमेंट, इन दैट केस हम क्या करेंगे? ठीक है, यानी कि ये p बच्चे जो है ना, ये इतने शैतान हैं, ये आपस में इतनी बातें करते हैं कि टीचर चाहता है कि ये आसपास में बैठे भी ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सपोज मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स का मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है, n ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें से p को मुझे हमेशा सेपरेट आउट करना है। सेपरेट आउट मीन्स p सिलेक्शन मतलब हम ऐसे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम टोटल n को ही हम अरेंज कर रहे हैं। n को हम इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मेरे साथ में ना आए, कभी भी हमेशा सेपरेटेड रहें। तो हम अगर p को निकाल दें, p को बाहर निकाल दें, तो मेरे पास n माइनस पी ऑब्जेक्ट्स होंगे। n माइनस पी ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर मैं दिखाऊं ऐसे डॉट 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 डॉट, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये चौथा ऑब्जेक्ट, और ये मेरा n माइनस पीथ ऑब्जेक्ट हुआ। और ये जो p ऑब्जेक्ट्स हैं ये साथ में नहीं होंगे, यानी कि इनके लिए ये स्पेस है, हमेशा इसके बगल में कोई n माइनस पी में से एक बंदा आना चाहिए। फिर अगला रहेगा, चाहे नहीं रहेगा, हो सकता है यहां पे रहे, हो सकता है यहां पे रहे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये वाला बंदा जहां रहेगा उसके आगे और पीछे इसमें से एक बंदा आना चाहिए, तभी तो सेपरेट होंगे, है ना। तो मेरे पास p ऑब्जेक्ट्स को बिठाने के लिए कितने प्लेसेस बने? देखा जाए तो पहले के पहले पहला स्पेस, दूसरे के पहले दूसरा स्पेस, तीसरे के पहले तीसरा स्पेस, तो n माइनस पी के पहले n माइनस पीथ स्पेस, और इसके बाद भी मेरा एक स्पेस आएगा, तो ये n माइनस पी प्लस वन स्पेस। ठीक है, तो मुझे p ऑब्जेक्ट्स को बिठाने के लिए n माइनस पी प्लस वन स्पेस है। ठीक है, तो मैं इन स्पेसेस में से p स्पेसेस कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं? n माइनस पी प्लस वन कॉम्बिनेशन p, इतने तरीके से तो मैं p के लिए स्पेस सेलेक्ट कर सकता हूं। और n माइनस पी का तो स्पेस मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर क्या है कि इस p को मैं म्यूचुअली मान लो सेलेक्ट कर दिया, उसको म्यूचुअली कितने तरीके से परमिटेट कर सकता हूं? फैक्टोरियल p तरीके से कर सकता हूं। और ये जो n माइनस पी बैठाए हैं ना मैंने, इनको भी n माइनस फैक्टोरियल n माइनस पी तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। कोई जरूरी नहीं कि भाई राम श्याम सीता गीता ऐसे रखे हुए हैं ना, तो हमेशा यही ऑर्डर रहेगा। अगले वाले में भाई सीता यहाँ आ गई, राम यहाँ आ गया, गीता यहाँ आ गया, बबीता वहां चली गई, तो ये म्यूचुअली कितने तरीके से अरेंज होंगे? n माइनस पी तरीके से, फैक्टोरियल n माइनस पी इंटू फैक्टोरियल n माइनस पी। थोड़ा साफ जगह पे मैं लिख देता हूँ, n माइनस पी प्लस वन स्पेसेस थे, इसमें से मैंने p स्पेसेस सेलेक्ट किए p ऑब्जेक्ट्स को बिठाने के लिए, ताकि वो हमेशा सेपरेट आउट रहें, और इन p ऑब्जेक्ट्स को फैक्टोरियल p तरीके से मैंने परमिटेट किया, और n माइनस पी स्पेसेस को फैक्टोरियल n माइनस पी तरीके से मैंने परमिटेट किया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व किया। सबसे पहले हमने n माइनस पी को बिठा दिया, उनके बीच बीच के स्पेसेस काउंट कर लिए, उन स्पेसेस में से मैंने p स्पेसेस सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद ये p स्पेसेस जब मेरे p स्पेसेस में p ऑब्जेक्ट जो मेरे बैठ गए p स्पेसेस में, तो उनको फैक्टोरियल p तरीके से अरेंज कर दिया और इनको फैक्टोरियल n माइनस पी तरीके से अरेंज कर दिया, और इन सबको ग्राइंडर में डाल के हमने मिक्सर बना लिया, हमने शेक बना लिया। ठीक है, तो ये मेरा 6th और लास्ट टॉपिक था आज का। इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पलरी क्वेश्चन। कि फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल सो दैट a एंड n आर ऑलवेज टुगेदर, a एंड n नेवर कम। ठीक है, हमेशा साथ में हो, तो TRAINGLE 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हुए, जिसमें से a और n का मैं एक क्लस्टर बना दिया, हमेशा साथ में आने चाहिए। तो मेरे पास 8 थे, अब बच गए 6 का मतलब हुआ 6 को हम फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और an का एक क्लस्टर बना दिया, यानी कि 6 और an का एक क्लस्टर मिला दें तो टोटल 7 हो गए। तो इनको हम फैक्टोरियल
7 तरीके से, फैक्टोरियल 7 वेज से हम म्यूचुअली अरेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे टी ए एन का एक कॉम्बिनेशन, फिर आई जी आर एल ई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन ए एन हमेशा साथ में आना चाहिए। ठीक है, ए एन हमेशा साथ में आना चाहिए। तो ये टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है ना फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और ए एन जो है म्यूचुअली फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, जो भी आता है कैलकुलेट कर लेना, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 कितना आ रहा है। ठीक है, अगला है कि ए एंड एन नेवर कम, ए एंड एन नेवर कम। तो सबसे पहली बात तो मैंने फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 तो वे वेज बताए जिसमें ए और एन हमेशा साथ में आएंगे। टोटल वेज कितने हो सकते हैं, फैक्टोरियल 8, हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, फैक्टोरियल 8 तरीके से कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 8 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो बचे हुए वो वेज होंगे जिसमें ए और एन कभी साथ में नहीं आएंगे। यानी कि फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, ए एंड एन विल नेवर कम, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको हम 8 सॉरी इसको हम 8 इंटू फैक्टोरियल 7 कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7 को बाहर कर दें तो 8 माइनस फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 कर लेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना हुआ, 6 इंटू फैक्टोरियल 7 आएगा। जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेना, मैं इसको फर्दर कैलकुलेशन नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं, इन हाउ मेनी वेज 7 प्लस साइंस एंड 5 माइनस साइंस बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 नेगेटिव साइंस आर टुगेदर। ठीक है, 7 प्लस साइंस है, प्लस 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 1 2 3 4 5 6 7, और हमको कितने माइनस साइंस है, 5 माइनस साइंस है। तो माइनस साइंस के लिए मेरे पास स्पेसेस कितने हैं, पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां स्पेस। इस 8 में से मुझे 5 स्पेसेस पे मैं माइनस रख सकता हूं। वो 5 कितने तरीके से सेलेक्ट होंगे, 8C5। ठीक है, 8C5 तरीके से मैं सेलेक्ट करूंगा। इन 5 स्पेसेस पे जो मेरा माइनस साइन आएगा ना, उनको मैं फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सारे माइनस जो है मेरे सेम है, ऐसे ही सारे प्लस मेरे सेम है, इनको म्यूचुअली अरेंज करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये बेसिकली 8C5 इज द आंसर। 8C5 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं म्यूचुअली। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable। indistinguishable का मतलब ये हुआ कि जो मैं 3 येलो करने वाला हूं ना, मान लो ये मेरे 3 येलो हैं, ये मेरे 3 येलो जो हैं, इसको म्यूचुअली मैं अरेंज नहीं कर सकता। यानी कि मैं ऐसे रखूं या इसको उठा के इधर रख दूं, इसको उठा के इधर रख दूं और बीच में इसको रहने दूं, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब म्यूचुअली इंडिस्टिंग्विशेबल टाइप दिया हो या सिमिलर वर्ड लिखा हो तो कहने का मतलब ये है कि इनका म्यूचुअल अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने वेज हैं, 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन, टोटल मेरे पास 9 वो बॉल्स हो गए। इनको फैक्टोरियल 9 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जो इसमें फैक्टोरियल 4 तरीके से तो रेड हुए, लेकिन वो रेड फैक्टोरियल 4 तरीके जो हम मतलब अरेंज करेंगे, वो फैक्टोरियल 4 बेसिकली इनडिस्टिंग्विशेबल है, वो डिफरेंट नहीं है, वो सिंगल है। तो मैं फैक्टोरियल 4 तरीके से रेड को कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दूंगा, ताकि मेरा ये फैक्टोरियल 4 का जो इसमें फैक्टोरियल 9 में कंसिडर हुआ है ना, उसको मैं नलीफाई कर दूंगा। इसी तरह से 3 येलो में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 2 तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ ग्रीन को। ये मेरा टोटल तरीका हो गया, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, सबसे पहले तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट,
कितने टोटल अरेंजमेंट बनेंगे, उसमें से कितने अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जिस पे पहला कंडीशन लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस में वर्ड कितने हैं, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल मेरे 12 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से मेरे ई कितने हैं, 3 टाइम्स तो ई आ गया, डी 2 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स ई है, ई कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया, 1 2 3 4, और डी मेरा 2 टाइम्स आया, 1 2, ठीक है, आई मेरा सिंगल है, एन मेरा 2 टाइम्स आया, 1 2, एन 2 टाइम्स हुआ, और डी 2 टाइम्स हुआ, पी मेरा सिंगल टाइम है, एन मेरा 2 टाइम्स नहीं है, एन मेरा 3 टाइम्स है, एन मेरा 3 टाइम्स है, ठीक है, सी मेरा एक बार है, आई मेरा एक बार है, और पी भी 1 टाइम है, तो मेरा सी आई ई मेरा 1 टाइम है, सी आई ई मेरा 1 टाइम है, तो 3 1 4 2 6 6 4 10, अभी एक बच रहा है, कौन सा बच रहा है भाई, एन 3 टाइम्स हो गया, नहीं, आई एन 3 टाइम्स हो गया, डी मेरा 2 टाइम्स हो गया, ई मेरा 4 टाइम्स हो गया, ई मेरा 4 टाइम्स, जी 2 टाइम्स, एन 3 टाइम्स, पी मेरा 1 टाइम हो गया, पी सी आई, पी सी आई मेरा 1 टाइम हो गया, तो ये कितने हुए, 3 6 2 8 4 12, हाँ टोटल 12 अल्फाबेट्स हो गए ना मेरे, पी सी आई मेरे 1 टाइम हो गए, यानी कि टोटल 3 अल्फाबेट्स तो ये हो गए। तो मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, सबसे पहले 12 है तो टोटल 12 तरीके से मैं इसको परमिटेट कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ई जो है उसमें सेम ई 4 बार आ रहा है, यानी कि एक ई को मैं यहां रखूं, दूसरे ई को, सपोज इसी वर्ड में देखते हैं, इस ई को मैं यहां कर दूं और इसी को यहां पे कर दूं, तो मेरे वर्ड में क्या डिफरेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से जो हम ई को म्यूचुअली अरेंज कर सकते हैं वो बेसिकली इमटेरियल है, वो फैक्टोरियल 4 इंक्लूडेड है। उसको नलीफाई करने के लिए ई मेरे 4 आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 4 से हम डिवाइड कर देंगे, इसी तरह से डी मेरे 2 आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, और एन 3 आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो मेरे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनके नंबर्स का फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, तो मेरा एक्चुअल परमिटेशन आ जाएगा। हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फैक्टोरियल 12 करते हैं तो इस ई और इस ई को अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो टोटल मेरे 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, 12 ऑब्जेक्ट्स को फैक्टोरियल 12 तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि P को अगर मैं E से रिप्लेस कर दूं, E को मैं P की जगह पर बिठा दूं तो वर्ड मेरा चेंज हो जाएगा, लेकिन इस E को इस E से की जगह पर बिठा दूं तो मेरे वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये दोनों E को अगर म्यूचुअली अगर मैं स्वैप कर दूं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली ये अलग वर्ड नहीं है, इस वजह से हमको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरा टोटल अरेंजमेंट हो गया। अब हम आते हैं कंडीशनल पे, क्या क्या कंडीशंस हैं, सॉरी इधर लिख देता हूं भाई, ई मेरा 4 टाइम्स आया था, एन मेरा 3 टाइम्स आया था, डी मेरा 2 टाइम्स आया था, ठीक है। अब हम आते हैं डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। मेरे 12 अल्फाबेट्स में से पहला वाला हमेशा पी आएगा, तो बच गए मेरे 11 प्लेसेस, और उसमें से फैक्टोरियल 11, और उसमें से फिर ये तीनों फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा पहले वाले का आंसर। सेकेंड वाला है डू द वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। भाई वॉवल्स कितने हो गए ये काउंट कर लेते हैं, इसमें से 4 तो वॉवल हो गए, और कॉन्सोनेंट्स कितने बचे मेरे, एन डी आई भी वॉवल हो गया, तो 5 वॉवल हो गए, और मेरा आई पी सी, तो एन डी पी एंड सी ये मेरे कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो 3 2 5 2 8 8 कॉन्सोनेंट्स हो गए,
और वॉवेल्स कितने हो गए, 5 वॉवेल्स हो गए, नहीं सॉरी 7 कॉन्सोनेंट्स हो गए। मेरे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉवेल्स कितने हैं मेरे पास, आई मीन 4 एक 5 वॉवेल्स हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि मैं वॉवेल्स टुगेदर नहीं आनी चाहिए। वॉवेल्स टुगेदर ना आने का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 7 प्लेसेस कितने हुए वॉवेल्स के लिए, फिर 8 प्लेसेस हो गए। 7 प्लेसेस के बीच में एक इस एंड पे एक उस एंड पे मिला लें तो टोटल 8 प्लेसेस बनते हैं वॉवेल्स को बिठाने के लिए। तो हमें बेसिकली कॉन्सोनेंट्स मेरे जो 7 है वो फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और उसके बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें हमको वॉवेल्स बिठाने हैं। मेरे पास 8 स्पेसेस है और हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं, टोटल 4 एक 5 वॉवेल्स हैं, तो 8C5। 8C5 में से ये तो हमने स्पेसेस चूज कर लिए जिसमें से हम ये 5 वॉवेल्स को बिठा देंगे, 4 ई को और 1 आई को। ठीक है, और इनको म्यूचुअली स्वैप कितने तरीके से करते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से हम म्यूचुअली अरेंज कर सकते हैं टोटल 5 वॉवेल्स को, लेकिन उसमें से 4 वॉवेल्स सेम है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा फैक्टोरियल 7 इंटू 8C5 फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 4। ये मेरा सेकंड वाले का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कैसे मैं कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ब्रेक करने का मतलब यह है कि अब जैसे मुझे वॉवेल्स साथ में नहीं आने चाहिए, तो मैं कॉन्सोनेंट्स की जो स्पेसेस हैं मेरे 7 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, उसके बीच में मेरे स्पेसेस कितने बनते हैं, 8 स्पेसेस बनते हैं। उस 8 स्पेसेस में मुझे 4 वॉवेल्स बिठाने हैं, तो सॉरी 5 वॉवेल्स बिठाने हैं, तो 8C5 तरीके से तो मैं वो वॉवेल्स की स्पेसेस चूज कर सकता हूं, उसमें फैक्टोरियल 5 तरीके से वॉवेल्स को आपस में स्वैप कर सकता हूं। उसमें चूंकि 4 ईज आ रहे हैं, उन ईज को म्यूचुअली स्वैप करने से मेरा वर्ड नहीं चेंज होगा, तो फैक्टोरियल 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा ये आएगा वो वॉवेल्स का सारा कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट। ये वॉवेल्स का अरेंजमेंट मेरा आ गया और ये मेरा कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट है फैक्टोरियल 7 तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। भाई सारे वॉवेल्स को इकट्ठा कर लो। टोटल कितने थे, 5 वॉवेल्स थे मेरे पास और 7 कॉन्सोनेंट्स थे। ठीक है, तो पांचों वॉवेल्स को अगर मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लूं तो एक कॉम्बिनेशन वो हो गया और 7 कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो 7 + 1 टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स को मैं फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद उन 5 वॉवेल्स को मैं फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। समझने वाली बात यह है कि मेरे D 2 आए थे और क्या था मेरे पास 2 और N मेरे 3 आए थे कॉन्सोनेंट्स पार्ट से। तो कॉन्सोनेंट्स को मैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल 8 तरीके से मैं टोटल अरेंज किया और इसमें से फैक्टोरियल 3 मेरे D चले गए, फैक्टोरियल 2 मेरे फैक्टोरियल 2 मेरे D चले गए, फैक्टोरियल 3 मेरे N चले गए और E मेरे फैक्टोरियल 4 चले गए। तो मेरे फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गए। ये मेरे टोटल तरीके हो गए जिसमें से मेरे सारे वॉवेल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। एक बार फिर से समझते हैं, हमने क्या किया, वॉवेल्स मेरे कितने थे, 5 वॉवेल्स थे, कॉन्सोनेंट्स कितने थे, 7 कॉन्सोनेंट्स थे। तो वॉवेल्स को हमको टुगेदर इंटैक्ट रखना है, कॉन्सोनेंट्स वैसे कोई कंडीशन नहीं है। तो वॉवेल्स को मैं सिंगल यूनिट काउंट करूंगा, सिंगल यूनिट काउंट करूंगा तो 7 + 1 8 यूनिट्स हो गए। 8 यूनिट्स को फैक्टोरियल 8 तरीके से मैंने अरेंज कर दिया पहली बार। अब जो ये सिंगल यूनिट है ना 5, उनको मैं फैक्टोरियल 5 तरीके से अंदर अंदर अरेंज कर सकता हूँ, म्यूचुअली अरेंज कर सकता हूँ फैक्टोरियल 5। लेकिन इसमें से 4 तो ई है, यानी कि 4 वॉवेल्स ऐसे हैं जो सेम है, जिनको म्यूचुअली स्वैप करके हमको कोई डिफरेंट वर्ड नहीं मिल रहा है, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया। और जो कॉन्सोनेंट वाला पार्ट था उसमें से 2 डी थे, यानी कि 2 डी सिमिलर ऑब्जेक्ट, एक डी को दूसरे डी से मैं स्वैप भी कर दूं, म्यूचुअली अरेंज भी कर दूं, तो उससे मेरा वर्ड नहीं चेंज होने वाला। तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। 2 3 n है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया। ये मेरा सी का सोल्यूशन हुआ। अब आते हैं फोर्थ पे, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई से स्टार्ट होना चाहिए भाई, पी पे खत्म होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल आर्किटेक्चर में मेरा आई से स्टार्ट हो रहा है और ई पे खत्म हो रहा है, सॉरी पी पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं भाई। तो पहला सीट मेरा बुक हो गया, आखिरी सीट मेरा 12th सीट जो है मेरा पी वाला बुक हो गया।
तो पहला और 12वां बुक हो गया, तो बचे कितने? टोटल 10 सीट्स बचे। 10 सीट्स पे फैक्टोरियल 10 तरीके से मैं सारे उनको अरेंज कर सकता हूं। इस फैक्टोरियल 10 में फैक्टोरियल 4 तरीके से मैं ई को अरेंज कर सकता था, तो मैं उसको डिवाइड कर दिया। फैक्टोरियल 2 तरीके से मैं डी को अरेंज कर सकता था, और फैक्टोरियल 3 तरीके से मैं एन को अरेंज कर सकता था। तो ये मेरा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, खुशखबरी कि आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 7 से लेकर टाइप 14 तक की बात करेंगे कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हिट करेंगे। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो एक सबसे अच्छी बात है ना, कि इसमें जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतने डिफरेंट सिचुएशन से आप गो थ्रू हो जाते हो। और पीएनसी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ दिन के बाद आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ दिन बाद फिर से इन्हीं क्वेश्चंस पे आओगे और फिर आपको लगेगा कि इसका वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, आप हो सकता है मिस्टेक कर जाओ। तो पीएनसी एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिवीजन मांगता है, जो आप एग्जाम के पहले आपको 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो पीएनसी को आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लो कि स्टेप बाय स्टेप, इजी, फिर मिड रेंज, फिर हार्ड, आप स्टेप बाय स्टेप चलो, पीएनसी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, वीडियोस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर कुछ कमेंट है या कुछ आपके सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो। थैंक यू।